प्रणाम। जय परशुराम। वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत सरकार ने जो लॉकडाउन 3 का अनाउंसमेंट किया है और इससे संबंधित जो गाइडलाइन जारी किया है भारत सरकार ने, उन सबको फॉलो करते हुए आप सब अपने स्वजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ सकुशल हैं और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। दोस्तों, अभी कुमार विश्वास की कविता पढ़ रहा था। मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले, तन्हाई हूं हर उस खत की जो पढ़ा गया हूं बिन खोले, हर आंसू को हर पत्थर तक पहुंचाने की लाचार हुक, मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले, जो कभी नहीं बरसा खुलकर, मैं उस बादल की पानी हूं, लौकुश की पीर बिना गाई सीता की राम कहानी हूं। दोस्तों, जब कभी ये कविता पढ़ता हूं तब मुझे बिहार याद आती है। जी हाँ, मेरी जन्मभूमि बिहार। जी हाँ, आपने सही सुना, महर्षि विश्वामित्र का बिहार, आचार्य वात्स्यायन का बिहार, विदेहराज जनक का बिहार, जगत जननी जगदम्बा मां सीता का बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, आचार्य चाणक्य का बिहार, सम्राट अशोक का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, भगवान बुद्ध का बिहार, भगवान महावीर का बिहार, गुरु गोविंद सिंह का बिहार, वीर कुंवर सिंह का बिहार, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का बिहार, मशहूर मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह का बिहार, मोहनदास करमचंद गांधी की कर्मभूमि बिहार। जी हाँ, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूँ। और वर्तमान दौर में यह प्रासंगिक इसलिए भी हो जाती है, यह कविता प्रासंगिक इसलिए भी हो जाती है कि अपने खून पसीने के दम पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में बिहारी जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए न जाने क्या क्या करते हैं और उनके माथे पर ऐसा कलंक लगा रहता है। उनको देखकर एक इस तरह से रिएक्ट किया जाता है, जो विकसित प्रदेशों के लोग हैं या जो विकसित प्रदेशों के समृद्ध लोग हैं, वो उन बिहारियों को देखकर इस तरह की प्रश्नवाचक चिन्ह से देखते हैं कि, और इस तरह से उसे संबोधित करते हैं, अरे बिहारी। और यकीन मानिए, जिस टोन में उनको बुलाया जाता है, अरे बिहारी, वो क्या कहें, दिल को भेद जाती है, सीने को चीर के निकल जाती है। उसका कारण जानते हैं? क्योंकि जिस दीनहीन विवश बिहारी की परिकल्पना और जिस बिहारी को एक क्या बोले, एक दरिद्र बिहारी के तौर पर, एक दरिद्र इंसान के तौर पे पूरे भारतवर्ष में प्रस्तुत किया जाता है, उस बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है आखिर? मैंने जिन ऋषि मनीषी और जिन महात्माओं के नाम आपको गिनाए हैं, ये निश्चय सी बात है कि बिहार की धरती, बिहार की धरती ने हमेशा से बौद्धिक चिंतकों को पैदा किया है, वैचारिक सुदृढ़ और वैचारिक समृद्ध लोगों को पैदा किया है। उसी की देन है कि आज भी भारतवर्ष की व्यवस्था को चलाने वाले 80% IAS और IPS बिहार से आते हैं। उसी की देन है कि जब कभी HR कंसल्टेंट्स को सस्ते मैन पावर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे पढ़े लिखे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या अंडर ग्रेड्स कम मजदूरी पे या कम दिहाड़ी पे मजदूर चाहिए, तो बिहार का रुख करते हैं। क्या ये वाकई वही बिहार है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय नामक विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय दी थी? क्या ये वही बिहार है
जिसने समस्त विश्व को लोकतंत्र की परिभाषा समझाई? क्या ये वही बिहार है जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जिसके लगभग 25 से 30 लाख लोग दूसरे प्रदेशों में, भारतवर्ष के ही दूसरे प्रदेशों में एक ऐसी दीनहीन की जिंदगी बिता रहे हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं उनके लिए दोपहर का लंच और रात का डिनर दान स्वरूप दे रही है? क्या ये वही बिहार है? आखिर एक समृद्ध बिहार को इस दीनहीन बिहार तक की यात्रा कैसे करनी पड़ी? ऐसा क्या हो गया जो एक समृद्ध बिहार, जो एक वैचारिक समृद्ध बिहार, भारतवर्ष के सबसे ज्यादा मिनरल संपन्न प्रदेशों में से एक बिहार, आज इस स्थिति में आके खड़ा है? विश्व को सबसे पहले विश्वविद्यालय देने वाली बिहार के विद्यार्थी आज भी किसी अच्छे महाविद्यालय या किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अपने गृह राज्य से हजारों किलोमीटर दूर कोटा में जाके लाखों लाख रुपया खर्च करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और ऐसी महामारी के टाइम में फंस जाते हैं और कहीं के नहीं रह जाते हैं। ना अपने माँ बाप से मिल पाते हैं, ना अपने स्वजनों के बीच रह पाते हैं। आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी पैदा करने वाली बिहार से आज के बिहार की तुलना की जाए तो इस लंबे सफर के बीच जो घटनाएं घटित हुई होंगी, आखिर वो क्यों और ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद भी आज एक बिहारी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है? एक अच्छा खासा ग्रेजुएट किसी दूसरे प्रदेश में जाके सब्जी बेच रहा है। एक शिक्षित बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाके टैक्सी ड्राइव कर रहा है। आखिर उसका यह हक किसने मारा? 1947 के बाद आज हम लोग 2020 में हैं। इतने साल गुजर गए, इतने साल गुजरने के बाद भी बिहार में समृद्धि क्यों नहीं आई? आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार है तो कौन? किससे यह सवाल पूछी जाए? क्षमा करेंगे, लेकिन जिस नजर से बिहारियों को दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है वह क्षम्य नहीं है। बिहारी वो उस नजर के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। दोस्तों, इन्हीं सारी पीड़ा को लेकर, इन्हीं सारे कष्ट को देखते हुए, इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा है कि हम एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। जी हाँ, बिहार की यह हालत कब तक? इस प्रश्न के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होने वाला हूं कि आखिर बिहारियों की यह हालत कब तक? आखिर बिहार की काया पलट कब? जिसमें मैं अनेक टॉपिक्स पे आपसे संवाद करूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर 21वीं सदी में बिहार के प्रति इन भावनाओं को कैसे परिवर्तित किया जाए कि एक बिहारी भी सर उठा के
एक इज्जतदार जिंदगी जी सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपने प्रदेश में, अपने गृह राज्य में, अपने स्वजनों के बीच रहते हुए एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए आखिर बिहारियों को क्या करना पड़ेगा, और वो सारा चीज करने में उनका सहायक कौन होगा? इन सारी चीजों के साथ, इन सारे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने कल फिर हाजिर होऊंगा। उस बीच, आज और कल के बीच में मैं अपने कई मित्रों से, कई शुभचिंतकों से टेलीफोन के जरिए मैं संपर्क में हूँ। मैं उनके विचार भी ले रहा हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढा जाए और इसका समाधान क्या हो। आपके जहन में भी जो भी सवाल हों या जो भी संवाद हों, आप निश्चय ही मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और निश्चय ही इस वीडियो सीरीज का एकमात्र लक्ष्य है कि एक आत्मनिर्भर बिहार की स्थापना कैसे हो। एक आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए बिहारियों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए बिहारियों को अपने जनप्रतिनिधियों से किस तरह का संवाद होना चाहिए और क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, जय बिहार, वंदे मातरम।